नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद ज्योति प्रकाश में। आज का हमारा टॉपिक भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल नाम सुनते ही आपके मन में यह ना आ जाए कहीं कि रजिस्टर लेकर बैठ जाएं और भारत का भूगोल लिखना शुरू कर दें। भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि आज वर्तमान स्वरूप में जो भारत है वो कैसे उभर कर आया। क्या हमेशा से ऐसे ही था या फिर निम्न प्रक्रिया से कुछ चरणों से गुजरा या फिर हमें रात रात में कहीं ऊपर से आकर मिला? जी नहीं, इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। एक रात का सीन नहीं था। बहुत वर्ष लगे हैं, मिलियन वर्ष लगे हैं, बहुत समय लगा। अलग अलग लोगों की अवधारणा रही है। आज हम सारी चीज देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो पूरा जो पृथ्वी का भूखंड था वो एक ही भूखंड था। सबसे पहले देखा जाए तो पृथ्वी का एक भूखंड था, उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया भूखंड था। इस पेंजिया भूखंड के चारों तरफ जो पानी था उसका नाम था पेंथालसा। इसका नाम था पेंथालसा। यानी कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये भारत है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र एक भूखंड था पृथ्वी का जो कहीं से भी विभाजित नहीं था, उसका नाम था पेंजिया। इसके चारों तरफ पानी ही पानी था, उसका नाम था पेंथालसा। यानी इस बड़े से महासागर को पेंथालसा नाम दिया गया और इस बहुत बड़े महाद्वीप को यानी पृथ्वी के भूखंड को पेंजिया नाम दिया गया। यह घटना 220-250 मिलियन वर्ष पहले की है। यह घटना 250 मिलियन वर्ष पहले की है। वर्ष पहले था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इसकी स्थिति ऐसी थी 220 मिलियन के आसपास। 220 मिलियन वर्ष पहले इसमें कुछ विभाजन शुरू हुआ। इसमें विभाजन शुरू हुआ तो ये जो पेंजिया था इसमें चटकन आई, बीच में से ये दो भागों से टूट गया था। ये हमारा जो पेंजिया था ये दो भागों से टूट गया। जब ये टूटा तो जरूरी नहीं था कि ये बिल्कुल 50% ही टूटा था, कुछ छोटा बड़ा भी था, लेकिन भाग इसके दो थे। एक भाग ऊपर की तरफ गया, एक भाग नीचे की तरफ आया। तो ये जो भाग थे इन भागों को अलग अलग नाम दिया गया। ऊपर का जो भाग था उसे नाम दिया गया लोरेंसिया। लोरेंसिया या फिर अंगारालैंड। ऊपर का भाग लोरेंसिया या अंगारालैंड था और जब नीचे के भाग की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड था। ये हमारा गोंडवाना लैंड था। तो पेंजिया दो भागों में बंटा। एक था लोरेंसिया या फिर अंगारालैंड और जो नीचे का भाग था वो बना था गोंडवाना लैंड। याद रखने के लिए बता दूं, लोरेंसिया नदी है, सेंट लोरेंसिया, जो उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। यानी कि जो ऊपर का भाग होगा वो लोरेंसिया है और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। 60-65 मिलियन वर्ष पहले इनमें फिर विभाजन हुआ। लोरेंसिया में भी विभाजन हुआ और गोंडवाना में भी विभाजन हुआ। सपोज करो, इसको हम समझने के लिए यहां पर लेते हैं। ये जो ऊपर का भाग लोरेंसिया था इसको मैं मान लेता हूं कि ये भाग था और ये अपना गोंडवाना लैंड था और बीच में चारों तरफ पानी आ गया। इधर भी पानी, इधर भी पानी, चारों तरफ वाटर बॉडी थी। जो बीच में पानी आ गया इसको नाम दिया गया था तैतीस सागर। ये जो बीच का भाग था ये तैतीस सागर था और ऊपर का भाग लोरेंसिया या फिर अंगारालैंड था। जब लोरेंसिया का विभाजन हुआ तो एक तो बन गया उत्तरी अमेरिका, एक भाग बना इसका उत्तरी अमेरिका, एक बना ग्रीनलैंड, एक बन गया ग्रीनलैंड, एक बन गया यूरोप,
और एक बन गया एशिया। जब अंगारा लैंड का विभाजन हुआ या लोरेंशिया का विभाजन हुआ तो इसमें 4 क्षेत्र निकल कर आए। एक तो बना उत्तरी अमेरिका, एक बना ग्रीनलैंड और एक बन गया यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को जो मिक्स करके लिखते हैं तो इसे हम यूरेशिया बोलते हैं कि भी एक यूरेशिया था, यानी यूरोप और एशिया। जैसे विरुस का बना है ना, विराट और अनुस का, वैसे ये यूरेशिया बना है। कुछ भाग यूरोप का लिया, कुछ भाग एशिया का लिया और ये यूरेशिया बना। इसी प्रकार देखा जाए तो गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और गोंडवाना लैंड से भी कुछ अलग अलग क्षेत्र बने। जैसे कि वर्ल्ड का मैप माइंड में देखो आप, साथ साथ में याद हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका, गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ तो एक तो बना दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से आगे चलते हैं तो अफ्रीका बना। अफ्रीका से फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्रायद्वीप भारत बना। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये बना। भारत नहीं बना था, सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत बना था। प्रायद्वीपीय भारत से भी थोड़ा आगे चले तो वर्ल्ड के मैप में बिल्कुल कॉर्नर में ऑस्ट्रेलिया बना। ये ऑस्ट्रेलिया। नीचे का जो क्षेत्र है निर्जन प्राय अंटार्कटिका बना। जब गोंडवाना का विभाजन हुआ तो दक्षिणी अमेरिका, उससे बिल्कुल सटता हुआ ही अफ्रीका, और अफ्रीका से आगे चलते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका क्षेत्र बने। परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछा जाता है गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है। उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और यहां से ग्रीनलैंड उठा लेंगे। अब पूछ लिया जाएगा कि भाई अंगारा लैंड का कौन सा हिस्सा है, तो डायरेक्ट हमें पता है कि वो ग्रीनलैंड होगा। इसके 3 नाम दे दिए, एक नाम यहां से पूछ लिया और पूछ लेंगे गोंडवाना लैंड का कौन सा हिस्सा। ऐसा प्रश्न एक बार नहीं कई बार आया है कि भाई आपके पटवारी और एलडीसी में भी इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं कि आप इनमें से ये बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का या फिर अंगारा लैंड का। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये भाई गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सामान्यतः एकदम ऊपर से ये ऐसे प्रश्न उठा लेते हैं, डीप में जाने की जरूरत ही नहीं, तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है इसके कितने भाग थे, पेंजिया को कितने भागों में बांटा गया था। अब हम ये बात करते हैं, ये जो पेंजिया का विभाजन हुआ था, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड बना, ये थ्योरी किसकी थी। एक टेलर महोदय थे, एफ बी टेलर, एक जियोग्राफर थे। टेलर महोदय ने 1908 में इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए और इसकी बुक का प्रकाशन या इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो 1910 में हुई थी। इनकी पुस्तक का विमोचन बोल दूं या प्रकाशन बोल दूं एक ही बात है, ये 1910 में हुई थी। इनका अध्ययन करने का मुख्यतः एक ही कारण था, इनके माइंड में एक ही थ्योरी थी कि मैं अध्ययन करके यह पता लगाऊं कि भी उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला, इनका निर्माण कैसे हुआ या किन कारणों से हुआ, किन स्टेप से गुजरा हुआ होगा। इनका मुख्यतः यही सिस्टम था। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने इन पर्वत श्रेणियों का अध्ययन शुरू किया तो इनके कुछ समझ में आया कि भाई ये यहाँ पे था ही नहीं कभी, ये तो बहुत दूर से खिसक के है, इसमें तो बहुत बल लगे हैं ये बनने के लिए। तो इनके विचार को और आगे बढ़ाते हुए वेगनर महोदय आए और वेगनर महोदय ने 1912 में अपना मत प्रस्तुत किया। ये तो थे टेलर महोदय, अब आते हैं वेगनर महोदय, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी का सिद्धांत था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। यह प्रश्न डायरेक्ट परीक्षा में हूबहू पूछा जाता है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किन का था। छोटा सा उत्तर अल्फ्रेड वेगनर का। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1912 में, और इनकी पुस्तक का जो पब्लिश हुआ था वो 1915 तथा 1920 में हुआ था। यानी इनकी पुस्तक प्रकाशित, इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो
1915 तथा 1920 में हुई थी। इन्होंने ये मत दिया और इनके मत पर स्टार्टिंग में ध्यान भी नहीं दिया गया। सोचिए, इतना बड़ा मत दिया फिर भी ध्यान नहीं दिया गया, तो कुछ न कुछ तो रीजन था। रीजन यही था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था? 1914 से लेकर 1919 तक। इसमें ध्यान नहीं दिया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, प्रथम विश्व युद्ध की समीक्षा की गई कि भी जो धुरी राष्ट्र थे वो जीते, कुछ हार गए, क्या कारण था? क्या इनके पास कुछ भौगोलिक स्थिति सुदृढ़ थी? किन वजहों से ये जीते? जब इनका अध्ययन किया गया तब वेगनर महोदय ने कुछ इसके फैक्ट्स बाहर निकल के आए, तथ्य सामने, तब पता चला कि हाँ भाई, जबकि वास्तव में ये महाद्वीपों का अध्ययन करने वाले थे ही नहीं, ये एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायु वेता थे। इन्होंने जलवायु का अध्ययन शुरू किया गया। इन्होंने माना कि भाई जहां पर आज हम बर्फ का साक्ष्य देखते हैं या जहां बर्फ की मोटी मोटी परतें देखते हैं, एक समय ऐसा था कि वहां पर कोयला निकल रहा है। जब बर्फ की मोटी मोटी परतों को खोदा गया, हटाया गया, तो वहां कोयले के साक्ष्य मिले। तो इनका यह मानना हुआ कि जब यहाँ आज बर्फ है तो हो सकता है पहले से ही बर्फ रही होगी, और जब बर्फ रही है तो कोयले का क्या काम है? क्यों कि कोयला तो गर्म उष्णकटिबंधीय है या फिर बहुत गर्मी वाले तापमान वाले क्षेत्र में बनता है। और जब इन्होंने बहुत गर्मी वाले क्षेत्र का अध्ययन किया, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का अध्ययन किया, तब हमें यहाँ पर हिमानी के प्रमाण मिलते हैं। तो इनका यह मानना था कि क्या जलवायु इस प्रकार परिवर्तन हुई है या फिर महाद्वीप या महासागर ही इधर उधर प्रवाहित हुए हैं। जब इन्होंने अध्ययन किया लंबे समय तक, तब पता चलता कि महाद्वीपों ने अपने स्थानों को चेंज किया है। जहां पर आज महाद्वीप है वो यहाँ पर नहीं थे, दूर से खिसक कर आए हैं, और जो वर्तमान में जहां पर महाद्वीप है, आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में ये यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इनका ये सिद्धांत था, ये चलता गया, इसी के ऊपर आगे और बढ़ता गया। जो अभी हमने किया, एक बार इन्हें देख लेते हैं, फिर हम आगे और चलते हैं। स्टार्टिंग में एक ही भूभाग था, पेंजिया। उसके चारों तरफ जो भी वाटर बॉडीज थी, विशाल जलराशि थी, उसका नाम था पेंथालसा या पेंथालासा। टेलर महोदय ने 1910 में कुछ मत दिया कि भी महाद्वीपों में कुछ खिसकाव हुआ है। उसके बाद वेगनर महोदय ने 1912 में अपना मत प्रस्तुत किया। बुक का जो पब्लिश था वो 1915 तथा 1920 में हुआ। ये एक जलवायु वेता थे। प्रश्न ऐसा भी पूछा गया है कि अल्फ्रेड वेगनर क्या एक जलवायु वेता थे या नहीं थे? सत्य और असत्य में यूजीसी नेट में आते हैं ना, ए और बी, कौन सा सही है, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है, मुख्यतः ये जलवायु वेता ही थे। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो दो भाग बने। ऊपर का भाग अंगारा लैंड या फिर लोरेंसिया, और जो दक्षिण का भाग था उसका नाम गोंडवाना लैंड था। जब लोरेंसिया या अंगारा लैंड जो उत्तर का भाग था उसका विभाजन हुआ, तो फिर इसमें कुछ एक और जगह बनी, जैसे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। आपको बुक में हो सकता है यूरेशिया मिले। जब पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था, उसका विभाजन हुआ, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, कई बुक में आपको मेडागास्कर भी मिलेगा, अलग से नाम लिखा हुआ, तो आप मेडागास्कर भी ध्यान में रख सकते हो। चलो मैं लिख देता हूं। कहीं कहीं बुक में आपको मेडागास्कर भी मिलेगा कि भैया इसका भाग मेडागास्कर भी था। तो मेडागास्कर हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। पेंजिया के दो भाग हुए, अंगारा और गोंडवाना। इनके बीच में जो वाटर बॉडीज थी वो तैतीस सागर था। जो आज राजस्थान में हमारे अवशेष भारत में मिलता है वो तैतीस सागरीय। अब आपने शायद इसको समझ लिया होगा, लिख लिया होगा, इसको मैं हटा दूं, आगे का टॉपिक करते हैं। हमने देखा पेंजिया का विभाजन हो गया, पेंथालसा बीच में आया तो तैतीस सागर बन गया। इस प्रकार एक पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर कुछ एक हमने अलग अलग तत्व देखे। अब हम देखते हैं पूरा जो पृथ्वी का स्थल भाग है उसको 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। आज हम उन्हें 7 महाद्वीपों की एक बार शॉर्ट में चर्चा करते हैं, महासागरों की करते हैं। 7 महाद्वीप है और महाद्वीप किस प्रकार है, क्षेत्रफल के अनुसार ही हम लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है?
सबसे पहले देखा जाए तो एशिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नंबर 2 देखा जाए तो अफ्रीका है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, चार नंबर क्षेत्र आता है दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर अर्जेंटीना, 6 नंबर आपका हो गया यूरोप, 7 नंबर पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, मैंने यहां पे अर्जेंटीना करा दिया, अंटार्कटिका है। सॉरी, भूल से अर्जेंटीना लिख दिया गया था, अंटार्कटिका है। पूरे ग्लोब पे देखा जाए तो 7 महाद्वीप हैं और उन 7 महाद्वीपों को एक बार देखते हैं हम लोग। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार ये हमारे 7 महाद्वीप हुए। ये 7 महाद्वीप हैं तो कुछ महासागर भी तो हुआ होगा ना। जब पेंजिया एक ही था तो चारों तरफ पानी था, उसे पेंथालसा कहा। जब पेंजिया के 2 भाग हो गए तो बीच में भी पानी आया, उसे तैतीस सागर नाम दिया गया। जब और छोटे छोटे भागों में विभाजित हुआ तो पानी उनके बीच में से भी तो गुजरा होगा ना। तो इस प्रकार महाद्वीपों महासागरों की भी संख्या बढ़ी। अब देखते हैं वही क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है। यह तो है हमारे महाद्वीप, मैं यहां पे लिख देता हूं महाद्वीप। इधर देखा जाए तो महासागर लिखते हैं। महासागरों में देखा जाए तो जो इधर देखिए आप एक बार, ये जो पूरा का पूरा पेंथालसा था हमारा, इसमें पेंजिया था। पेंजिया का विखंडन हुआ और उन क्षेत्रों के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पानी था उसे तो तैतीस सागर नाम दिया गया। और धीरे धीरे उन क्षेत्रों के बीच में पानी पहुंच गया, जैसे उत्तरी अमेरिका के, ग्रीनलैंड के। लेकिन सबसे बड़ा उस पेंथालसा का जो भाग बचा था पानी का, तो महासागर में जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, जो पेंथालसा का हिस्सा बचा था बहुत बड़ा, उसको हमने नाम दिया पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महासागर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पास में, इधर यूरोप और अफ्रीका की सीमा पर जो एस आकृति का है, उसे अटलांटिक महासागर। ये हमारा हो गया अटलांटिक महासागर। अगर 3 नंबर की बात की जाए अटलांटिक के बाद में, तो हिंद महासागर। ये हमारा हिंद महासागर हो गया, जो भारत के पास में है और हिंदुस्तान के नाम पर ही इस महासागर का नाम पड़ा है हिंद महासागर। 4 नंबर पर देखा जाए तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर। और 5 नंबर पर देखा जाए तो आर्कटिक महासागर। ये हमारा आर्कटिक महासागर। इस प्रकार 7 तो महाद्वीप हो गए और 5 महासागर हो गए। महासागरों को देखा जाए तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर, ये हमारे 5 महासागर हो गए। इनको एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने 7 महाद्वीप और 5 महासागर पढ़े। पूरे ग्लोब पर आप ग्लोब का जब अध्ययन करोगे तब आप उस पे ये देखोगे कि जो कुछ उठा हुआ भाग दिखाई देता है वो है महाद्वीप, जो 7 हमने पढ़े। धंसा हुआ भाग
या जो वाटर बॉडी है, विशाल जलराशियों का भंडार है, उसे महासागर नाम दिया गया। और हमने 5 महासागरों की बात की। 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पूरे स्थलखंड की बात की जाए तो ये 1/3 क्षेत्रफल पर है। 1/3 भाग पर एशिया महाद्वीप है। इसी एशिया महाद्वीप में भारत है। इस एशिया महाद्वीप में एक भारत नाम की इकाई भी है। यह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में दूसरे स्थान पर है। अब हम भारत की बात करते हैं। आज का टॉपिक ही हमारा भारत ही था। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप भारत तक पहुंचे। अब ये देखते हैं इस भारत का नामकरण कैसे हुआ। क्या ये हमेशा से ही हमें भारत मिला, या फिर क्या हमें हमेशा से इंडिया मिला? क्या इसके कोई दूसरे नाम है? अगर है तो भारत किसके नाम पर पड़ा? आज हम ये समझते हैं। भारत नाम की बात की जाए तो अलग अलग भारतीय ग्रंथों में, शास्त्रों में और पुराणों में इनका नाम अलग अलग साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि दशरथ पुत्र भरत मुनि के नाम पर कुछ लोग बताते हैं, कुछ शास्त्र मानते हैं कि इस क्षेत्र का, इस विशाल भूभाग का नाम भारत रखा गया। वहीं कुछ एक लोग मानते हैं कि जो ऋषभ देव थे, जैन धर्मों के अनुसार, जैन मतावलियों के अनुसार ऋषभ देव थे, उनका पुत्र का नाम भरत था और उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भरत रखा गया। तो ये हमारे साक्ष्य थे। एक जो शाकुंतलम वाला नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, उनमें भरत ऋषि के नाम पर कुछ मानते हैं कि भाई उनके नाम पर ये भरत रहा था। तो अलग अलग इसमें मत है। बात करते हैं हम इस भारत का अंग्रेजी रूपांतरण इंडिया की, जो हमारे संविधान में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया को ही भारत बताया गया है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। हमारे इस भूभाग पर यूरोपीय लोगों का आना हुआ और यूरोपीय लोग व्यापार करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में, ये तो नहीं था ना कि भाई यूरोपीय आए उस समय यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ भी आबादी थी, यहाँ भी लोग रहते थे। लेकिन जब वो यहाँ आए, हमारे और उनके शब्दों में कुछ फर्क होता है। जैसे हमारी शेखावाटी में कुछ और शब्द होता है, वहीं हम मारवाड़ की बात करें तो अलग शब्द हो जाता है, जैसे सह को है बोलते। उसी प्रकार वो लोग जब यूरोप वाले आए तो यहाँ पर सिंधु नदी थी और सिंधु नदी को उन्होंने इंडस नाम दिया यूरोपियों ने कि भाई ये इंडस नाम है उनकी भाषा में। इंडस से ही इंडिया का रूपांतरण हुआ और इस क्षेत्र को इंडिया नाम दिया गया। कुछ लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, वो लोग सिंधु नहीं बोल पाते थे और सिंधु को हिंदू बोलते थे, यानी सह की जगह उनका प्रोनाउंसिएशन है था। तो सिंधु से हिंदू हुआ और जो स्थान था हिंदुओं का रहने का या सिंधु नदी के आसपास तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों का था, उसी के नाम सिंधु से हिंदू हुआ और हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। कुछ लोग इन्हें आर्य क्षेत्र मानते हैं या आर्यवर्त मानते हैं। इन्हें आर्यवर्त क्यों माना जाता है ये देखते हैं। जब हम कुछ एक व्याकरण की बात करें या आर्य शब्द का अर्थ समझे तो आर्य शब्द का अर्थ होता है प्रिय, समझदार। हमारे हिंदुओं में एक प्रचलन भी है, राजपूतों में भी प्रचलन है कि अपने पति को आर्य पुत्र बोलते हैं। आपने बहुत सी पुराने धार्मिक नाटक या कुछ देखे होंगे, बुक्स पढ़ी होगी, उसमें अपने पति को आर्यव्रत के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे रामायण पढ़ते हो तो वहां भी आर्यव्रत बोलते हैं। आर्यवर्त का मतलब ये हुआ कि ईरान साइड के जो लोग थे, कुछ लोग यूरोप के हिस्से के ही थे, ईरान के आसपास के, वो लोग अपने पशुओं को चराने के लिए इस क्षेत्र की तरफ बढ़े। जैसे जैसे सिंधु नदी को पार किया और इस भूभाग पर आए तो यहाँ पर रहने लग गए। ऐसा माना जाता है कि वो आर्य जाति से संबंधित थे और जब यहाँ पर आकर रहने लगे तो ये आर्यवर्त हो गया। वर्त का यानी वर्त मतलब एक हिस्सा, एक क्षेत्र होता है। जो गणित में हम वर्त बनाते हैं वैसे वृत्त का मतलब एक क्षेत्र माना गया, तो इसे आर्यवर्त कहा गया। अगर रामायण कालीन या महाभारत कालीन बात की जाए तो इसको जम्बू द्वीप भी कहा गया। और अब जब अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि भी जम्बू द्वीप का हिस्सा ही भारत है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था, लेकिन आज का अभिनव मत सामान्यतः देखा जाए तो हमारे लिए भारत है और संविधान के अनुसार इंडिया दैट इज भारत है। तो हमारे लिए दोनों शब्द कीमती है। हमने संक्षिप्त में ये जानने का प्रयास किया कि भाई भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हमने
विशाल स्थल खंड पेंजिया से लेकर भारत तक का यात्रा किया, अध्ययन किया। इसमें हमने ये समझा भारत का नामकरण कैसे हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।